हेलो एवरीवन। तो मैंने सोचा कि पैरेलली है ना 2 चैप्टर्स शुरू कर देते हैं। जैसे कि पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हुआ था थोड़ा सा, फिर लेक्चर 1 से शुरू किया था सॉल्यूशन से। अब ऑर्गेनिक का भी एक टॉपिक उठा लिया जाए जो कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स है, जिससे आपका रिवीजन जल्दी जल्दी से हो जाएगा। हेलो एल्केन और हेलो एरीन से आप समझते क्या हैं? सबसे पहले तो ये, अब एल्केन तो आपने देखा होगा कि जो सिंगल चेन कार्बन एटम्स होते हैं जिसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड ना हो। और हेलो इसलिए बोला गया है कि हेलो से होता है हेलोजन। कोई भी हेलोजन एटम जब अटैच होगा किसी एल्केन चेन से तो उसे हेलो एल्केन बोलेंगे। और अगर किसी डबल बॉन्ड से या फिर बेंजीन रिंग से, एरीन का मतलब ही है डबल बोन, ईन। ठीक है, तो अगर वो ईन से कनेक्ट होगा तो उसे हेलो एरीन बोलेंगे। अब वो एलिफेटिक भी हो सकती है, मतलब सिंगल चेन भी हो सकती हैं, और एरोमेटिक के अंदर कंजुगेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगी और प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव ज़रूर देखेंगे किसी भी चैप्टर को करने से पहले, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। अब हम कहीं पे जा रहे हैं, हम उसका एड्रेस ही नहीं पता तो हम जाएंगे कहाँ? तो इसी वजह से चैप्टर के शुरू में हमेशा ऑब्जेक्टिव दिया जाता है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या पता चलेगा, लास्ट तक जब आप जाओगे क्या क्या सीख जाओगे नया। ठीक है, तो सबसे पहला तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम नेमिंग करेंगे। अब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उसका क्या होता है, सबसे पहले नेमिंग ही तो होती है ना। तो ऐसे ही IUPAC सिस्टम है नोमेनक्लेचर का, वो क्या करता है, कोई भी नया कंपाउंड बनता है ना उसकी नेमिंग करता है, कुछ रूल्स देता है जिससे हम सब इनकी केमिकल कंपाउंड्स की इनकी नेमिंग कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया नामकरण करना। दूसरा होगा डिस्क्राइब द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन। दूसरा है इनकी प्रिपरेशन। अब कोई नया कंपाउंड बना है, उसे देख के साइंटिस्ट ये चाहेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी अगर अच्छी दिखी तो और भी ज़्यादा कंपाउंड बनाए हम आर्टिफिशियली उन्हें लेबोरेटरीज़ के अंदर, या फिर कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। अब थर्ड है कोरिलेट द स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन विद द वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस। अब पहले भी बहुत सारी रिएक्शंस चल रही होती हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, या फिर साइंटिस्ट ने स्टडी की होती हैं, और अब जो ये नया कंपाउंड जो निकल के आएगा उसे उन रिएक्शंस में डाल डाल के बना के देखते हैं कि क्या हम इस रिएक्शन से ये प्रोडक्ट निकाल सकते हैं या नहीं। ठीक है, और कोरिलेट भी करते हैं कि इसका दो चीज़ों का, जो नया कंपाउंड है उसका और पुराने का स्ट्रक्चर सेम है नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है सेम है, ये सब देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री टूल फॉर द अंडरस्टैंडिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये तो मेन जो कहते हैं ना सोल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो है मैकेनिज्म उसका, कि वो किस रास्ते से गया है। ठीक है, इसे बोलते हैं मैकेनिज्म। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या डिसाइड करेगी? स्टीरियोकेमिस्ट्री से हमें पता चलता है कि रिएक्शन SN1 है, SN2 है, कौन सा पाथ फॉलो किया है, कौन सा इंटरमीडिएट बना है, क्या ट्रांजिशन स्टेट थी उसके अंदर, एक रिएक्टेंट था, दो रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट कैसा बना, कितनी ईल्ड बनी है, तो ये सब डील करता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब हमने ये कंपाउंड बना लिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ देख ली, तो अब हम क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशंस ढूंढने लग जाएंगे, किसका और कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम, क्या यूज़ हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाईलाइट द एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। अब जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड है ना, पॉली का मतलब एक से ज़्यादा, और हेलोजन का मतलब होता है हेलोजन्स। ग्रुप 17 के जो FClBrI है वो हेलोजन्स है। तो पोली हेलोजन कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके एक से ज़्यादा हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया CHCl3। ठीक है, तो ये होते हैं पोली हेलोजन कंपाउंड्स। अब ये जो रेड के अंदर लिख रखा है ना, इसको पहले हम देखते हैं। जो हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स है वो परसिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि
वो रेजिस्टेंट होते हैं ब्रेक डाउन के बाय द सॉलिड बैक्टीरिया। अब हमारे सॉइल के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक खाद मिलाने के लिए हम इसे डिकम्पोज करते हैं ना, तो ये जो हेलोजिनेटेड कंपाउंड हैं ये डिकम्पोज नहीं हो पाते, किससे, सॉइल बैक्टीरिया से, इस वजह से कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब क्या है, चैप्टर शुरू होता है। तो सबसे पहली लाइन है कि जो रिप्लेसमेंट है हाइड्रोजन एटम का एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से के अंदर बाय द हेलोजन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, ठीक है। तो ये वही लाइन है जो हमने पढ़ी थी अभी, कि किसी भी एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर जब हम एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह हेलोजन एटम लगा देंगे तो उससे फॉर्म होगा हेलो एल्केन, ठीक है। उसको हम एल्काइल हैलाइड भी बोल देंगे, और हेलो एरीन उसे हम एराइल हैलाइड भी बोल देंगे, ठीक है। जैसे आपका घर का नाम और डॉक्यूमेंटल नाम अलग अलग होते हैं ना, लेकिन होता एक ही इंसान है, सेम वही है। हेलो एल्काइल हैलाइड बोलो या हेलो एल्किन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब है कि जो हेलो एल्कीन्स हैं, जो हेलोजन एटम को अटैच हुए हैं, वो क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से होंगे एल्काइल ग्रुप के, और जो हेलो एरीन्स होंगे वो हेलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा एराइल ग्रुप का। अब इसका सिंपल फंडा ये है कि जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन का, तो वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि मेन जो कोवलेंसी है कार्बन शो करता है वो 4 बॉन्ड की करता है कि वो 4 जगह बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और जो एल्कीन होगा उस पे 2 कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, इसका मतलब 2 और चीज़ें जोड़ सकता है वो अपने साथ, एक हाइड्रोजन आ गया और एक हेलोजन आ गया, ठीक है। तो जो डबल बॉन्ड का कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा हमेशा, और सिंगल बॉन्ड का कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। तो मैनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड occur इन द नेचर एंड सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूजफुल। अब ये लाइन इन्होंने इसलिए बोली है क्योंकि बहुत सारे हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में होते हैं, हमें पता है। अब ये क्लिनिकली यूजफुल क्यों हैं, ये इसलिए कहा गया है, जैसे कि डेंटिस्ट यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म थोड़ी सी मात्रा में देने के लिए ताकि इंसान सुन हो जाए, ठीक है। तो दीज क्लासेस ऑफ द कंपाउंड फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन द डे टू डे लाइफ। और जो ये हेलोजन कंपाउंड है इनका डे टू डे लाइफ के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है, एप्लीकेशन होता है। These are used as solvent for relative non-polar compounds and as starting material for the synthesis of wide range of organic compounds। मतलब ये जो कंपाउंड्स होते हैं हेलो एरीन्स और हेलो एल्कीन्स, ये क्या होते हैं, सोलवेंट की तरह भी काम करते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर, और स्टार्टिंग मटेरियल का काम भी करते हैं ताकि कोई नया कंपाउंड बन सके ऑर्गेनिक का। अब जैसे क्लोरीन है उसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो क्लोरम फेनिकोल प्रोड्यूस हुई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और वो किसको ट्रीट करने में हेल्प करती है, टाइफाइड फीवर को। अगर आपको पी लिया हुआ है ना टाइफाइड, तो क्या होगा, हम मेडिसिन लेते हैं क्लोरम फेनिकोल नाम की, और उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट है, क्लोरीन, जो कि एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक है। आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, हमारी बॉडी है ना आयोडीन कंटेन करने वाला हार्मोन जो कि थायरोक्सिन है वो प्रोड्यूस करती है। और अगर थायरोक्सिन थोड़ा सा भी कम मात्रा में या फिर नॉर्मल रेंज जो होनी चाहिए थायरोक्सिन के बॉडी के अंदर वो ना हो तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसे हम गोइटर बोलते हैं। अब जो सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड्स हैं जैसे कि क्लोरोक्विन, वो यूज़ होती है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। जब भी मलेरिया होगा ना तो डॉक्टर हमें क्लोरोक्विन नाम की दवाई देता है, उसके अंदर क्या है, वो भी क्या है, हेलोजन कंपाउंड है। तो देख लो इतना इम्पोर्टेंस है हेलोजन कंपाउंड्स का, इसी वजह से हम इस चैप्टर्स को पढ़ते हैं। जो जो चैप्टर्स हमारे एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं ना वो इसी वजह से, क्योंकि वो डेली लाइफ के अंदर यूज़ हुए हैं ताकि हम इसे समझें
और कल को अगर हमारे सामने सेम सिचुएशन आए तो हम उसे हैंडल कर सकें, क्योंकि हमने पढ़ा था पहले। अब हेलोथेन है वो यूज़ होता है एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। अब हेलोथेन का कंपाउंड जब सर्जरी करते हैं ना तो एनेस्थीसिया के रूप में दिया जाता है। Certain fully fluorinated compounds are being considered as potential blood substitutes in the surgery। मतलब कुछ फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स हैं, उन्हें इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि वो ब्लड को सब्सटीट्यूट कर देता है सर्जरी के दौरान। अब शुरू होता है हमारा चैप्टर। इन दिस यूनिट, इस यूनिट के अंदर हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंट मेथड्स जिससे हम ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स बना सकते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, सबसे पहला है क्लासिफिकेशन। अब क्लासीफाई तो करेंगे ना कि ये मोनो हेलोजन है, डाई है, ट्राई है, या फिर एरीन है, या फिर एल्केन है, तभी तो हमें पता चलेगा। इसकी नेमिंग करेंगे सबसे पहले। तो नेमिंग से स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, मतलब इसकी क्लासिफिकेशन बहुत सारी वेज की अंदर हो सकती है। तो जो पहला तरीका हम देखेंगे वो है क्लासिफिकेशन, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे हम इनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब ये क्लासीफाई हो सकते हैं मोनो, डाई और पॉली हेलोजन। मतलब पॉली के अंदर आ जाएगा 2 से ज़्यादा, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, सेप्ट, तो ये सब। तो ये बोल रखा है कि जो क्लासिफिकेशन है हेलो एल्केन्स क्या हेलो एरीन्स का, वो मोनो, डाई, पॉली से भी कर सकते हैं हम, जिसके अंदर 1, 2 या फिर 1-2 से ज़्यादा हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे स्ट्रक्चर के अंदर। अब जैसे पहला है ये C2H5X, इसके अंदर क्या है, एक X है और X क्या है, हेलोजन एटम। ठीक है, FCl, Bri, इनमें से कोई भी हो सकता है, ग्रुप 17 के ये। तो अगर एक हेलोजन है तो मोनो हेलो एल्केन, 2 हैं तो डाई हेलो एल्केन, 3 हैं तो ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, अब नीचे आगे एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स जिसे एरीन भी बोलते हैं हम। तो मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन, ये तो आई थिंक समझ आ गया होगा अच्छे से। तो जो मोनो हेलो कंपाउंड्स है वो फर्दर क्लासीफाई होंगे अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच हेलोजन इज बॉन्डेड। अब इसे किस बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच हो रहा है ना वो sp3 है, sp2 है या फिर sp है, इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि ये जो कंपाउंड है इनका क्या नाम रखा जाएगा। तो जो फर्स्ट है वो है एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन्स। एल्काइल का मतलब ही होता है कि CH3, या फिर मतलब एक सिंगल बॉन्ड हो जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ना प्रेजेंट हो, और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 रहेगी। ठीक है, तो इन एल्काइल हैलाइड जो हेलोजन एटम है वो बॉन्डेड है एल्काइल ग्रुप से। अब पूरी एल्काइल ग्रुप को मान लिया, R मान लिया, R की जगह क्या हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, या फिर C3H7, ऐसे करके एल्काइल के ग्रुप प्रेजेंट होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और कंडीशन क्या होगी कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। दीज आर फर्दर क्लासीफाइड। अब इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर क्लासीफाई करेंगे। किस बेसिस पे करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। अब जैसे एक X ग्रुप है, ये कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है, इसके बेसिस पे हम देखेंगे जो X हेलोजन है ना वो जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन के ऊपर कितनी एल्काइल एटम प्रेजेंट है ना, उससे हमें पता चलेगा ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अब फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो, इसके अंदर क्या है, CH2, R डैश और X। ठीक है, अब कार्बन के अंदर कितने R एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक है ना, तो ये प्राइमरी होगा। दूसरे स्ट्रक्चर में 2 R ग्रुप प्रेजेंट है तो ये सेकेंडरी होगा। ठीक है, और 3 R ग्रुप प्रेजेंट एल्काइल ग्रुप, तो ये क्या होगा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड बोला जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा है इसका। अब है एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स वो होता है जैसे कि जो कार्बन, दीज आर द कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम
बॉन्ड होगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जो एडजेसेंट होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगला कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है उसके ऊपर अगर हेलोजन लगा हुआ है तो उसे एलाइलिक कार्बन लिखेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बार बार पूछा जाएगा, आगे के चैप्टर्स में भी यूज़ होगा, तो इसे याद रखना कि एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है। जब दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उससे अगला कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है वहाँ कोई ग्रुप लगेगा ना, जैसे यहाँ तो हम हेलाइड्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे X एटम आ गया, अगर एल्कोहल पढ़ रहे होंगे तो OH एटम आएगा। ठीक है, तो उससे डिफाइन करेंगे हम कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, या फिर एलाइलिक कार्बन हम उसे बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेंजाइलिक हेलाइड्स। बेंजाइलिक बिल्कुल सेम होता है, ये कंपाउंड वो होते हैं जहाँ पे हेलोजन एटम बॉन्ड होगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जो कि अटैच हुआ है एरोमेटिक रिंग। एलाइलिक वो था जो डबल बॉन्ड C से अटैच था हेलोजन। ठीक है, C के अगला कार्बन जो sp3 था उससे X अटैच था। बेंजाइलिक के अंदर क्या होगा, हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा जो कार्बन एरोमेटिक रिंग से अटैच है। ठीक है, इसका ये दे रखा है स्ट्रक्चर, इसे अच्छे से देख लो। जैसे कि CH2 के साथ क्या लगा है, C6H5 बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है, और CH2 के साथ क्या लिखा है, X मतलब हेलाइड आके जुड़ गया। पहले ये क्या था, C6H5CH3, लेकिन एक H रिप्लेस हो गया तो यहाँ पे X आ गया हेलोजन। अब 2 डिग्री और 3 डिग्री कैसे होगा, जैसे जो एक कार्बन जिससे X अटैच है इसके ऊपर 2 एल्काइल लगे होंगे तो हम 2 डिग्री बोलेंगे, और 3 लगे होंगे तो उसे 3 डिग्री बोल देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अब है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन X बॉन्ड। अब विनाइलिक और एराइलिक के अंदर क्या होता है, C डबल बॉन्ड C कार्बन है उससे डायरेक्ट हेलोजन एटम अटैच होगा। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड से सीधा अटैच हो कोई हेलोजन एटम तो उसे विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। और एराइल हैलाइड, एराइल का मतलब ये है कि एरोमेटिक रिंग से अटैच होना। ठीक है, अब एरोमेटिक रिंग से अटैच हो रहा है हेलोजन तो इसे क्या बोलेंगे हम, एराइल हैलाइड। और जो कार्बन जिससे हेलोजन अटैच होगा ना इसमें वो sp2 होगा। ऊपर बेंजाइलिक और एलाइलिक के अंदर क्या था, कार्बन sp3 था जिस पे हेलोजन अटैच हो रहा था। ठीक है, अब है नोमेनक्लेचर, इसका नामकरण तो जरूरी है वरना हमें पता कैसे चलेगा ये कंपाउंड कौन सा है ये कौन सा है, सबको एक ही नाम से थोड़ी ना बुला सकते हैं। हैविंग लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स, अब हमें क्लासिफिकेशन का तो पता चल गया कौन से एलाइलिक है, कौन से एराइल हैं, कौन से बेंजाइलिक हैं। तो अब हम देखेंगे कि इनके नाम कैसे रखे जाएंगे। ठीक है, IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग अब देखो, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है IUPAC नेम। अब जैसे हमारा एक होता है हमारा घर का नाम, एक होता है हमारा डॉक्यूमेंट्स में नाम, अगर दो हों तो सेम इसी में है। जो कॉमन नेम होगा ना उसे तो सीधा लिख देंगे, जैसे N प्रोपाइल N क्यों लिखा, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रेट चेन है। और प्रोपाइल क्यों लिखा, क्योंकि 3 कार्बन एटम अटैच हैं, और ब्रोमीन है इसलिए। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे हम, जहाँ पे हेलोजन लिखा है ना उस कार्बन को फर्स्ट कार्बन लिखेंगे 1 2 3, तो कितने हैं, 3 है ना, तो 1 ब्रोमो प्रोप एन, 3 के लिए क्या होता है, प्रोप यूज होता है। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्यों, क्योंकि जब एक कार्बन के ऊपर 2 कार्बन साइड में मतलब चेन बन रही हो ना और बीच वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाए उसे बोलते हैं हम आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। अब IUPAC नेम क्या होगा, एक साइड से शुरू कर दें, क्योंकि क्लोरीन एटम कौन सी साइड से भी शुरू कर दें हम, दोनों साइड से क्या होगा, 2 पोजीशन पे आएगा, तो राइट या लेफ्ट कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो 1 2 3 मतलब 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। और सेकंड पोजीशन पे
क्लोरीन आ रहा है तो 2 क्लोरोप्रोपेन, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसो का मतलब होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचिंग हो ना, उसे बोलते हैं आइसो। अब ब्यूटाइल क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन एटम है, ठीक है। जो कॉमन नेम होगा उसमें तो सारे एटम्स का वो करेंगे, और जो आईपीएसी नेम होगा ना उसमें सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन को देखेंगे और बाकी का सब्स्टिट्यूएंट के उसमें आ जाएगा। तो इसका कॉमन नेम होगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। लेकिन आईयूपीएसी नेम जब हम करेंगे ना तो हेलोजन कहाँ पे अटैच है? CH2 से, तो यहाँ से सीधी चेन्स को नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। अब जो मिथाइल है वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आया है, तो क्या करेंगे? 1 क्लोरो, एक पे क्लोरो आया है, अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे हम, क्लोरो C पहले आता है ना M से, तो 1 क्लोरो, 2 के ऊपर क्या है? मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ठीक है। अब एरोमेटिक रिंग्स के अंदर देखेंगे, एरोमेटिक रिंग के अंदर अगर कॉमन नेम देखेंगे तो वो होगा ब्रोमोबेंजीन, क्योंकि एक ब्रोमीन अटैच है तो सीधा ब्रोमोबेंजीन बोल सकते हैं, और आईयूपीएसी नेम भी इसका सेम ही है कि ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे। अब कॉमन नेम होगा दूसरे स्ट्रक्चर का मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। एम का मतलब होता है मेटा, मेटा का मतलब होता है जब फर्स्ट और थर्ड पोजीशन दोनों पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होना तो उसे मेटा बोलते हैं, ठीक है। और इसका यूपीएससी नेम होगा 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर लेना, ऊपर वाले ब्रोमीन से या नीचे वाले से, लेकिन लोवेस्ट इस तरीके से करना कि दोनों ब्रोमीन उसके अंदर कंबाइन हो जाए, मतलब दोनों आए साथ में, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। अब नेक्स्ट है सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन। अब ये सिम किस लिए यूज़ हुआ है? क्योंकि 3 ब्रोमीन है, दो दो मेटा पोजीशन पे हैं, एक अल्फा पोजीशन पे Br, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम होगा सिम ट्राइब्रोमो, क्योंकि 3 ब्रोमीन है और बेंजीन से अटैच है इसलिए। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1 2 3 4 5, किस किस पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच है उसके नाम लिखने हैं, 1 3 5, और फिर कितने हैं? 3 है इसलिए ट्राई ब्रोमो ब्रोमीन के लिए, और बेंजीन से अटैच है इसलिए बेंजीन, ठीक है। अब नेक्स्ट है CH3 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 CH2 Cl। इसमें भी सेम यही करना है, लॉन्गेस्ट चेंज देखनी है जो कि क्लोरीन से अटैच है, और बाकी के सब्स्टिट्यूएंट्स को हम नंबरिंग दे देंगे। अब इसके अंदर क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो आएगा हमेशा, क्योंकि हैलोजन एटम है। तो 1 क्लोरो, 2 2, 2 मिथाइल है ना इसलिए 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन की चेन चूज़ की है हमने, जो लॉन्गेस्ट चेन है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है 2 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ पे लगा है? सेकंड पोजीशन पे, और 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन यूज़ होगा। तो जो डाई हेलोएल्केन्स हैं हैविंग सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम्स, उन्हें नेम करेंगे एल्काइलिडीन या फिर एल्काइली डाईहेलाइड्स। मतलब एक से ज़्यादा हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे ना डाई हेलोएल्केन्स के अंदर, तो उन्हें हम एल्काइलिन डाईहेलाइड्स भी बोलेंगे या फिर एल्काइलिडीन भी बोल देंगे। जो डाई हेलो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर बोथ हेलोजन एटम, वो फर्दर क्लासीफाई होंगे, जेमिनल हैलाइड्स भी बोल सकते हैं हम उन्हें, when the both halogen atom are present on the same carbon of the chain। और विसिनल कब बोलेंगे? जब हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे एडजेसेंट कार्बन पे। ये सिंपल स्ट्रक्चर से आपको दिख जाएगा, वैसे तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर CH3 CH और इस CH के ऊपर 2 Cl लगे हुए हैं ना, जब एक ही कार्बन पे 2 Cl लगेंगे ना तो उसे जैम बोलेंगे, GEM, जैम डाई हेलाइड, मतलब 2 हेलाइड एक ही पोजीशन के ऊपर हैं। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1,1 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। और जो विसिनल होगा ना, विसी का मतलब साथ साथ, ठीक है। तो जो साथ साथ के 2 कार्बन होंगे उन दोनों कार्बन के ऊपर एक एक हेलोजन दे दिया जाए तो उसे बोलेंगे विसिनल डाईहेलाइड, ये याद रखना है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरोइथेन,
ठीक है। अब ये कुछ कॉमन और IUPAC नेम हैं कुछ एलाइड्स के, तो ये एक बार देख लिए जाएं। अब पहला स्ट्रक्चर है CH3CH2CH3। अब सेकंड पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो कॉमन नेम क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है और कितने नंबर की चेन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। सिमिलरली सेकंड स्ट्रक्चर, अब ये क्या है, नियो, क्योंकि एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन, ये CH3 ग्रुप प्रेजेंट है जैसे कि ऊपर समझाया था, तो ये सेम है। इसे एक बार देख लेना, कर लेना, अगर डाउट लगे तो ऑफ कोर्स मैं हूँ ही, पूछ लेना, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दिया करो कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।